नमस्कार मित्रों। शिक्षक हस्त पुस्तिका आधारशिला भाग 1.5 आधारभूत सीखना और सिखाना भाग 1.4 का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, बच्चे और सीखना। अपने बचपन के दिनों को याद करें। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किन कामों में आता था? बच्चे अपने घर परिवार में अपने बड़ों को देखकर, सुनकर, उनके साथ मिलजुल कर बहुत कुछ सीखते रहते हैं। इसके अलावा उनको अपने साथियों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। वे भूख प्यास भूलकर ऐसे खेलों में घंटों मगन रहते हैं। वे इन खेलों के दौरान बहुत कुछ सीखते भी रहते हैं। बच्चे घर परिवार के वातावरण और अपने खेलों के माध्यम से अधिक सीखते हैं, क्योंकि उनमें कई गुण स्वाभाविक रूप से निहित होते हैं, जैसे कि सरलता, सहजता और आनंददायी वातावरण। बच्चे अपने समय, जगह और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ऐसे खेल स्वयं ही बना लेते हैं और उन्हें घंटों खेलते रहते हैं। बच्चों के खेलों में तनाव या दबाव की बजाय आनंददायी माहौल होता है। वे अपने खेलों में भरपूर मजे लेते हैं। आपसी सहयोग, समूह के साथ कार्य, सबकी भागीदारी। बच्चे खेलों के दौरान एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं, क्योंकि खेलों के दौरान ऐसा करना जरूरी होता है। वे टीम के रूप में एक दूसरे को उसका सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए भरपूर मदद देते हैं। चुनौती और जीतने की इच्छा। बच्चे अपने खेलों में चुनौती का स्तर स्वयं ही बढ़ाते रहते हैं और इस कोशिश में और ज़्यादा सीखते रहते हैं। ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव। तो बच्चे खेलों के दौरान विविध प्रकार की ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से जमाते हैं, उनका रूप बदलते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी सभी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं, जिससे उनका सीखना अधिक होता है। स्वानुशासन एवं स्वयं के नियम का निर्धारण। खेलों में उनके खुद के नियम कायदे होते हैं। वे इनका कड़ाई से पालन भी करते हैं और वक्त जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव भी करते रहते हैं। अगला है गलतियां और सुधार के मौके। बच्चों के खेलों में गलतियों का कोई डर नहीं होता। वे गलतियां करके भी हंसते रहते हैं और अपनी गलतियां सुधारते रहते हैं। अनजाने एवं व्यवहारपरक रूप में सीखना स्थायी। खेलों में सीखने के लक्ष्य इस प्रकार छुपे होते हैं कि बिना खास ध्यान दिए ही खेलों के दौरान सीखना चलता रहता है। यह इतना स्वाभाविक और व्यवहारिक होता है कि अनचाहे अनजाने ही बार बार चलता रहता है, जिसके कारण खेलों के दौरान सीखना स्थायी भी होता है। व्यापकता, मौके और संभावना। बच्चों के खेलों में सीखने के व्यापक और विविध मौके होते हैं। वहां कोई पीछे नहीं छूटता है, हर कोई अपना महत्तम प्रदर्शन करता है। क्या है गतिविधि? तो क्या है गतिविधि, चलिए देखते हैं। कक्षा में खेल नहीं, खेल के गुण लाना चाहिए, और ये गुण गतिविधि आधारित शिक्षण में सन्निहित होती हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण से न केवल बच्चे तेजी से सीखते हैं, बल्कि पाठ्यक्रम के लक्ष्य भी सहजता के साथ पूरे होते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि गतिविधियाँ शिक्षक का कार्य आसान बनाती हैं। अपने चारों ओर ध्यान से देखें, कितने आयत हैं? 10, 20, 50, 100 या इससे भी ज़्यादा। अगर आपको कहा जाए कि आप अपने नाम के पहले अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लिखें, 2 मिनट में कितने शब्द लिख पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि आप जितनी अधिक संख्या तक पहुंच जाते हैं, उतने ही खुश होते हैं?
छोटी छोटी रोचक क्रियाओं की एक श्रृंखला जो चिंतन को किसी एक विशेष दिशा में ले जाए। जिससे सीखना रोचक और स्वाभाविक हो उसे गतिविधि कहते हैं। किसी भी गतिविधि में रोचकता और चुनौती दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। इससे हर स्तर के सीखने वाले का जुड़ाव होता है और बार बार करने का मन करता है। गतिविधियों के जरिए तेजी से सीखना सही समझ के साथ सीखना होता है, क्योंकि इनमें स्वयं कुछ करना शामिल होता है। सबको मौका होता है, सब कर रहे होते हैं, जल्दी करने की चुनौती तो होती ही है। ये क्रियाकलाप सीखने के चरण को ध्यान में रखते हुए तय किए जाते हैं। सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रखकर तय क्रियाकलापों की श्रृंखला को ही गतिविधि कहते हैं। सीखने के चरण। गतिविधियां केवल आनंद के लिए नहीं होती। इनको इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे सीखने के लक्ष्य और लर्निंग आउटकम की ओर बच्चों को सहजता के साथ ले जाएं। सीखने की किसी भी गतिविधि में 4 चरण होते हैं। ये हमारे मन मस्तिष्क में घटित होने वाली सीखने की प्रक्रिया के आधार पर सोचे गए हैं। गतिविधि के दौरान बच्चे चिंतन के लिए बाध्य हों। इसके लिए बच्चों से खुले सवाल पूछे जाएं और उन पर चर्चा हो। लर्निंग आउटकम से जुड़ाव करते हुए विश्लेषण हो। बच्चे स्वयं विविध तरीके से बार बार अनुप्रयोग करें तथा स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचें। गतिविधि के चरण हैं अनुभव एक्सपीरियंस, चिंतन और विश्लेषण रिफ्लेक्शन, अनुप्रयोग एप्लीकेशन, समेटना और निष्कर्ष निकालना अर्थात कंसोलिडेशन। तो अनुभव के लिए गतिविधियों के लक्षण और गुण क्या हैं? माहौल रचना, आगे के काम से जुड़ाव की परिस्थिति तैयार करना। इस क्रिया में रोचकता, चुनौती और सबकी सहभागिता के गुण जरूरी हैं। चिंतन और विश्लेषण के लिए क्या लक्षण और गुण हैं? रचे गए अनुभव को और गहराई में ले जाना, चिंतन को आगे ले जाने वाले सवाल करना। अनुप्रयोग स्वयं करने के मौके होना, साथियों के साथ मिलकर करना। अनुप्रयोग के दौरान विविधता महत्वपूर्ण है। समेटना और निष्कर्ष निकालना कंसोलिडेशन के लिए प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया को दोहराना और उसके बारे में सोचना। लर्निंग आउटकम तक पहुंचना, बच्चों को यहाँ शिक्षक द्वारा स्पष्टीकरण की जरूरत होती है। गतिविधियों को ऊपर दिए गए चरणबद्ध तरीकों से कक्षा में आयोजित करने से सभी बच्चों का सीखना सुनिश्चित होता है, क्योंकि इसमें हर कोई अपनी क्षमता के साथ प्रतिभाग करता है। अनुप्रयोग के दौरान वे अपने साथियों के साथ मिलकर कार्य करते हुए सीखते हैं। आगे कुछ गतिविधियों के उदाहरण इन चरणों के क्रियाओं को बांटते हुए दिए गए हैं। इनको पढ़ समझकर आप भी अपनी परिचित गतिविधियों को 4 चरणों में बनाने का अभ्यास कर सकते हैं। गतिविधि है असंगत शब्दों से वाक्य। 2 बेमेल शब्दों से ऐसा वाक्य बनाना जिसमें 10 या 10 से अधिक शब्द हों। चरण है अनुभव करना। क्रिया और गुण। परिचित बातों से शुरुआत, रोचक और चुनौतीपूर्ण, सबको भागीदारी के मौके। उदाहरण, कंचे और बकरी शब्दों को मिलाते हुए 10 या 10 से अधिक शब्दों का वाक्य बनाना और वाक्यों को प्रस्तुत करना। चिंतन और विश्लेषण, सीखने के लिए की गई क्रिया के बारे में सोचना जरूरी। बनाए गए वाक्यों में सबसे रुचिकर कौन सा वाक्य? तो उदाहरण है, कौन सा वाक्य सबसे अच्छा लगा? वाक्य बनाते समय कैसे सोच रहे थे? किसी वाक्य को अच्छा कहने के लिए क्या मानक है? अगला चरण है अनुप्रयोग, क्रिया और गुण।
नए स्वरूप परिस्थिति में लागू करना, अकेले या छोटे समूह में। उदाहरण है चश्मा और हाथी पर वाक्य, गेंद। शतरंज और लेकिन शब्द का उपयोग करते हुए 10 शब्दों से अधिक का वाक्य बनाना। अगला चरण है समेटना, निष्कर्ष या सीख। क्रिया और गुण दोहराना, लर्निंग आउटकम से जोड़ना। उदाहरण अच्छे वाक्य के गुण क्या होते हैं, ऐसे वाक्य बनाते समय क्या ध्यान रखना होगा। गतिविधि संख्या बूझ। मेरे मन में 1 से 100 के बीच एक संख्या है, पता करें कौन सी। ऐसे सवाल पूछें जिसका उत्तर हाँ या ना में आए। चरण पहला है अनुभव करना। संख्या पता करने के लिए सवाल पूछना और संख्या पता करें। चिंतन और विश्लेषण। सही उत्तर पता करने के लिए किस प्रकार के सवाल पूछने चाहिए, किस प्रकार के सवाल कम उपयोगी होंगे। अनुप्रयोग दोबारा करना, केवल 10 सवालों से पता करना। समेटना और निष्कर्ष अथवा सीख। पहली बार और दोबारा में क्या अंतर है, किन विशेषताओं के आधार पर संख्याओं के बारे में पता करना चाहिए। कम सवालों में उत्तर पता करने के लिए क्या करना चाहिए। गतिविधि एक लचीला ढांचा। गतिविधि आधारित शिक्षण लागू करने के मुद्दे पर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है। हर लर्निंग आउटकम के लिए अलग अलग गतिविधि बनाने में बहुत समय लगता है, फिर शिक्षण के लिए समय कब मिलेगा। यह सवाल गतिविधि के बारे में सतही समझ को दर्शाता है। दरअसल गतिविधियां एक फॉर्मेट की तरह होती हैं। कुछ निर्धारित प्रारूप के आधार पर हजारों गतिविधियां बनाई जा सकती हैं। गतिविधि का बदलाव करते समय ध्यान रखना है कि गतिविधि के मूल सिद्धांतों में कोई समझौता ना हो। शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो। कोई भी गतिविधि चारों चरणों में पूरी की जाए। गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो। इन प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर आप किसी भी गतिविधि के प्रारूप में विषय और कक्षा के अनुसार गतिविधि को नया स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। कक्षा की आवश्यकता के अनुसार उसकी शिक्षण विधि में बदलाव कर सकते हैं। यह बदलाव निम्नांकित आधारों पर किया जा सकता है। स्तर और विषय के अनुसार एकल गतिविधि को छोटे समूह की गतिविधि बनाना, लिखित गतिविधि को मौखिक गतिविधि बनाना, मौखिक गतिविधि को लिखित गतिविधि बनाना। चलिए यहाँ एक गतिविधि का ढांचा है। कुछ चीजों के नाम बोले जा रहे हैं, किसी खास श्रेणी के नाम पर ताली बजानी है। देखें इस गतिविधि को कितने स्वरूपों में कराया जा सकता है। सम संख्या पर ताली, संज्ञा पर ताली, विशेषण शब्द पर ताली, किसी खास अक्षर वाले शब्द पर ताली, सजीव पर ताली, 3 से भाग वाली संख्या पर ताली, गैस पदार्थ पर ताली, नगरों के नाम, राजधानी के नाम पर ताली, जलचर पर ताली। आगे और आप भी जोड़ें। गतिविधियों के प्रकार। गतिविधियों के प्रमुख प्रकार हैं मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित और आईसीटी आधारित गतिविधियां। कक्षा में क्रियान्वयन के आधार पर इनके 3 प्रकार होते हैं: एकल, छोटे समूह और बड़े समूह। यह पूरी कक्षा के साथ की जाने वाली गतिविधियां। मौखिक गतिविधियां। भाषा में सुनना और बोलना सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। शुरुआती कक्षाओं में मौखिक गतिविधियां बच्चों में संवाद स्थापित करने के लिए कारगर होती हैं। बच्चों को अपनी भाषा में बातचीत करने की स्वतंत्रता होती है। सभी बच्चे अपनी बात
कह सकते हैं, जिससे अलग अलग स्तर के बच्चों को शामिल करना आसान होता है। उनकी झिझक टूटती है और वे मुखर होते हैं। ये बड़े समूह के साथ काम के लिए उपयोगी हैं। कविता, कहानी, भाव चुनना, चर्चा आदि इसमें शामिल हैं। ये गतिविधियां बड़े समूह या पूरी कक्षा के साथ कराई जा सकती हैं। इसके प्रमुख गुण निम्नवत होते हैं। सभी के बोलने कहने की गुंजाइश होती है। परिस्थिति ऐसी हो कि सभी के बोलने का मन करे, जैसे कि आम के बारे में ऐसे सवाल पूछिए कि कम से कम 5 शब्द बोलने पड़े। आम से क्या बनता है? आम से क्या क्या बनता है? आम से चटनी कैसे बनती है? शिक्षक को पहले तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे तभी बोलते हैं जब बातचीत रोचक और उनके अनुभव से जुड़ी हो। इसके लिए शिक्षक के पास बच्चों के संदर्भ से जुड़े रोचक विषयों की लिस्ट होनी चाहिए, जैसे बच्चों के परिवेश में खेल, जानवर, घर परिवार, उपकरण आदि। मौखिक गतिविधि को 10 से 15 मिनट तक कराना उचित होता है, क्योंकि इससे अधिक देर तक करने पर बच्चे उकताने लगते हैं। लिखित गतिविधियां। बच्चे अपने घर और आसपास लिखित भाषा से अवगत होते हैं। पढ़ने से पहले भी उन्हें ज्ञान होता है कि लिखित भाषा अर्थपूर्ण है, क्योंकि घर और बाहर वे अपने से बड़ों को लिखित भाषा का अर्थ ग्रहण करते देखते हैं। छोटी कक्षाओं में उनकी मांसपेशियां विकसित नहीं होती, इसलिए उन्हें लिखना सिखाने से पूर्व कुछ अभ्यास जरूरी होते हैं, जैसे कि उंगली फिराना, पैटर्न बनाना, रंग भरना, लाइन खींचना आदि। फिर ऐसी गतिविधियां कराई जानी चाहिए जिससे वे चिंतन कर सकें, क्योंकि मौलिक अभिव्यक्ति से पहले चिंतन जरूरी है। यह अभिव्यक्ति चित्र, ड्राइंग या लेखन के द्वारा की जा सकती है। इसके लिए हमारे पास सवाल और एक मजेदार सूची होनी चाहिए, जिस पर बच्चों के सोचने और लिखने का मन करे। ये एकल या समूह में कराई जा सकती है। इसके प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। सभी बच्चों को चिंतन का मौका होता है। इसके लिए शिक्षक की सूची में कुछ चीजें तैयार रहनी चाहिए जिसके बारे में बच्चों के सोचने का मन करे, जैसे आप अपना दोस्त, परिवार, आसपास या पसंद का चित्र बनाना, नक्शा, मेरे घर से हैंडपंप, स्कूल से घर का सबसे छोटा रास्ता, सवाल बनाना। ऐसा सवाल जिसका 5 शब्दों में उत्तर दिया जा सके, जिसके शायद हाँ या ना वाले जवाब हों। स्थिति: घर पर गाय, मेज पर शिक्षक, नीचे गेंद। बच्चों को स्वयं या छोटे समूह में निर्देश समझकर काम करना होता है, अतः निर्देशों की स्पष्टता जरूरी होती है। बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए स्वयं सीखते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, इसलिए लेखन के व्यवहारिक विषयों का चयन जरूरी होता है। बच्चों को खुद करने का अधिक मौका होता है, इसलिए लिखित गतिविधि 20 से 25 मिनट तक प्रभावशाली तरीके से चलती है। शिक्षक के पास प्लानिंग एवं बच्चों की मदद के लिए समय होता है। इस समय का उपयोग वह आगे के काम का प्लान करने एवं सीखने के पीछे छूट रहे बच्चों की मदद में कर सकता है। सामग्री आधारित गतिविधियां: ऐसी गतिविधियां जिनके दौरान किसी प्रकार की ठोस सामग्री या चित्र आदि का उपयोग होता है, सामग्री आधारित गतिविधियां कही जाती हैं। बच्चों को सामग्री का उपयोग करके सीखने का मौका होता है, इसलिए सीखना अधिक स्थायी होता है। अवधारणाओं के विकास में ये गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इनमें बच्चों को वस्तुओं को छूने, उसका स्वरूप बदलने और उसके साथ विविध प्रकार के प्रयोग करने की गुंजाइश होती है। इनके विशिष्ट गुण निम्नवत हैं। इन गतिविधियों की प्लानिंग महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक को स्वयं करके उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। सामग्री से सीखने में बच्चे अधिक देर तक
30 से 40 मिनट रोचकता से लगे रहते हैं। सीखना स्थायी एवं अधिक मज़ेदार होता है। शिक्षक के पास बच्चों को सहयोग करने का मौका होता है। हमारे आसपास सीखने की असंख्य सामग्री मौजूद है। परिवेशी वस्तुओं का उपयोग सीखने सिखाने को अधिक प्रभावी बनाता है। अच्छी सामग्री वह है जिसे सभी बच्चे छू सकें, उसके साथ क्रियाएं कर सकें। सामग्री पर्याप्त संख्या में हो जिससे कक्षा में सभी बच्चों को छूकर प्रयोग करने का मौका मिले। सामग्री इस प्रकार की हो कि सरल, सहज, सुलभ तरीके से प्राप्त की जा सके, कम या शून्य लागत की हो और इसकी उपयोगिता अधिक हो। ऐसी सामग्री कतई न बनाएं या लें जिसमें अधिक लागत और समय लगे तथा उपयोगिता कम हो। गतिविधियों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री सहज उपलब्धता हो, जो बार बार उपयोग की जा सके। किसी भी दैनिक अखबार के साथ कई तरह की गतिविधियां की जा सकती हैं, जैसे किसी पैराग्राफ में क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्द खोजना, अखबारों के खेल पृष्ठ पर खिलाड़ी का नाम खोजकर तालिका भरना। इसी तरह कैलेंडर जैसे सामग्री में जोड़ घटाने के पैटर्न देखे जा सकते हैं। सोचें, पुराने अखबार, डिक्शनरी, मानचित्र, ग्लोब या एटलस जैसी सामग्री से किस तरह की गतिविधियां की जा सकती हैं। फोर्थ है आईसीटी आधारित गतिविधियां। आज के समय में यह शिक्षण का सबसे सुलभ और महत्वपूर्ण माध्यम है। मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए बच्चों को विविध प्रकार की सीखने की सामग्री सुगमता से उपलब्ध कराई जा सकती हैं। दीक्षा पोर्टल पर बच्चों के सीखने के लिए ऐसी ही सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हर विषय और कक्षा की पाठ्यपुस्तक में QR कोड दिए गए हैं। शिक्षण के समय उस पाठ का QR कोड स्कैन कर बच्चों के सम्मुख डिजिटल सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है। इस प्रकार की सामग्री के चयन और उसके उपयोग के तरीकों के बारे में विशेष सावधानी बरतनी होगी। केवल ऐसी सामग्री को दिखा सुना देने भर से सीखना नहीं होगा, बल्कि इसके उपयोग के तरीके भी गतिविधि के 4 उपयुक्त उल्लिखित चरणों में नियोजित करने होंगे। गतिविधि कैसे बनाएं? गतिविधि के बारे में कैसे सोचें? क्या सीखने के लक्ष्य के आधार पर गतिविधियों का निर्माण करना चाहिए? यहाँ गतिविधियों के बारे में सोचने और नई गतिविधि निर्माण के कुछ सुझाव और क्रम दिए जा रहे हैं। इनको अपनाकर हम निश्चित रूप से बच्चों के लिए रोचक और सीखने के लक्ष्य को पूरा करने वाली गतिविधियों का निर्माण कर सकेंगे। वस्तुओं के सहारे अपने आसपास की किसी वस्तु को लें और सोचें कि इसके सहारे बच्चों के साथ आप अपनी विषय वस्तु में क्या रुचिकर कार्य कर सकते हैं। जैसे सुतली के सहारे आप अपने विषय में क्या कार्य कर सकते हैं। परिस्थितियों के सहारे साइकिल की दुकान, क्लास में कुत्ता। परिचित गतिविधियों के प्रारूप में नई बनाना। लर्निंग आउटकम से जोड़ना। पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में लर्निंग आउटकम पहचानना और उसको गतिविधि से जोड़ना। बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण की स्थिति में गतिविधियों का चयन एवं प्रयोग कैसे करें। अब आप बच्चों के साथ गतिविधि का आयोजन करने के लिए तैयार हैं। बच्चों के साथ कार्य करते हुए गतिविधि आयोजन की पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखते रहने की जरूरत है, ताकि अगली बार उसमें सुधार कर सकें।
प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित कैसे करें? हर बच्चे का सीखना सुनिश्चित हो, इसके लिए रोचक शिक्षण पद्धतियों के साथ साथ उपयुक्त वातावरण जरूरी होता है। ऐसा वातावरण जिसमें बच्चों को नीरसता से बचाते हुए विविध प्रकार के सीखने की गतिविधियों का समावेश हो। साथ ही हमें अपने अंदर यह विश्वास भी बढ़ाते रहना है कि उचित मौक़ों का और माहौल मिले तो हर बच्चा सीख सकता है। सीखने की प्रक्रियाओं को सकारात्मक समर्थन देने के लिए 3 पहलुओं पर कार्य करना होगा। नंबर 1 है कक्षा प्रबंधन, दूसरा है शिक्षण योजना, तीसरा है आकलन और मूल्यांकन। बच्चे एक जैसी चीज़ों से जल्दी ऊब जाते हैं, उन्हें विविधता पसंद होती है। इस विविधता को बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर न केवल शिक्षण तकनीकों और सामग्री के उपयोग बल्कि कक्षा में उनके बैठने की व्यवस्था में भी परिवर्तन करना होगा। यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि हमारी शिक्षण योजना का हिस्सा होना चाहिए। इसी प्रकार हर बच्चे के सीखने का नियमित आकलन होते रहने से उसे सीखने में मदद मिलती है। कक्षा प्रबंधन। शिक्षण के दौरान बच्चों के साथ सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, सामग्री के उपयोग के साथ गतिविधियां एवं प्रस्तुतिकरण जैसे विविधतापूर्ण कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों के दौरान जहां एक जैसी बैठक व्यवस्था ठीक नहीं होती, वहीं यह बच्चों के लिए अरुचिकर होती है तथा किए जाने वाले शिक्षण कार्य पर भी इसका प्रतिकूल असर होता है। सुनियोजित कक्षा व्यवस्था से कई फायदे हैं। समय की बचत होती है, सीखने का माहौल बनता है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि बढ़ती है, शिक्षक को शिक्षण कार्य में आसानी होती है, हर बच्चे को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है। शिक्षक प्रत्येक बच्चों की कार्य के दौरान मदद करने में समर्थ होते हैं। कक्षा व्यवस्था का स्वरूप। बेहतर कक्षा प्रबंधन शिक्षण प्रक्रिया में हर बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित करना। शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु की जा रही कक्षा व्यवस्था को 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 शिक्षण कार्य की पूर्व व्यवस्था। इसके अंतर्गत शिक्षण परिस्थिति के लिए आवश्यक तैयारी करना होता है, जैसे चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, दरी, शिक्षण सामग्री तथा कक्षा हेतु स्थल का निर्धारण। दूसरा है शिक्षण कार्य के दौरान कक्षा व्यवस्था। पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु के अनुसार चयनित गतिविधि के अनुरूप निम्नांकित प्रकार से बैठक व्यवस्था निर्धारित करने की जरूरत है। जरूरत के अनुसार तीनों प्रकार की बैठक व्यवस्था को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। कार्य है शिक्षण की शुरुआत करना, माहौल बनाना। तो पहला कॉलम है कार्य, फिर बड़ा समूह, छोटा समूह और एकल। तो कार्य देखते हैं, शिक्षण की शुरुआत करना, माहौल बनाना। तो बड़े समूह में पाठ या लर्निंग आउटकम से जुड़े पूर्व अनुभवों पर चर्चा। छोटा समूह ठोस सामग्री के साथ कार्य। एकल अवलोकन करना। अगर हमें कार्य करने हैं कि पाठ्यक्रम के अनुसार गतिविधियों का आयोजन, बड़े समूह के साथ निर्देश देना, चिंतन और विश्लेषण करना। छोटे समूह में समझ पर आधारित चर्चा व अभ्यास कार्य। पाठ्यपुस्तक और अभ्यास पुस्तिका पर कार्य, तो ये छोटे समूह में होगा। पाठ्यपुस्तक और अभ्यास पुस्तिका पर कार्य, तो एकल भी हो सकता है। भ्रमण, अवलोकन, प्रोजेक्ट कार्य। तो इस कार्य के लिए बड़े समूह में कार्य करने की समझ बनाना, निर्देश देना, प्रस्तुतिकरण कराना, उस पर चर्चा करना। भ्रमण, अवलोकन, प्रोजेक्ट कार्य पर चर्चा और प्रस्तुतिकरण तैयार करना। तो छोटे समूह के लिए और एकल के लिए पूर्वानुभव लेना, सामग्री के साथ कार्य करना, अवलोकन कार्य। आईसीटी सामग्री का उपयोग।
सामूहिक रूप से निर्देश देना, चिंतन और विश्लेषण करना। छोटे समूह के लिए समझ पर आधारित चर्चा व अभ्यास कार्य, प्रस्तुतिकरण तैयार करना। और एकल में लिखित आकलन और मूल्यांकन, मौखिक गतिविधियों के द्वारा समस्या पर चर्चा और प्रस्तुतिकरण। एकल में लिखित शिक्षण को प्रभावी बनाने के दृष्टिगत उपयुक्त कक्षा प्रबंधन का होना जरूरी है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार बैठक व्यवस्था बदलने का स्थान, छोटे बड़े एकल समूह में कार्य के लिए सामग्रियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, शैक्षिक वातावरण तथा छोटे बड़े समूह में कार्य की दृष्टि से बैठने की व्यवस्था आवश्यक है। कक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी बच्चों तक आसानी से पहुंचा जा सके, ताकि सभी बच्चे अपनी आवश्यकता के अनुसार श्यामपट्ट, सामग्री एवं शिक्षक तक अपनी पहुंच बना सकें। प्रत्येक बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि उसके कार्य को निकटता से देखा जा रहा है और जरूरत के मुताबिक उसे सहयोग मिल रहा है। कैसी हो भाषा और गणित की कक्षाएं? तो कक्षा संदर्भ दूसरा कॉलम है, भाषा की कक्षा में अपेक्षित क्रियाएं, गणित की कक्षा में अपेक्षित क्रियाएं। तो कक्षा संदर्भ में कक्षा स्वरूप, भाषा की कक्षा में अपेक्षित क्रियाएं क्या होंगी? व्यक्त करना, प्रदर्शन, आत्मविश्वास बढ़ाना। गणित की कक्षा में अपेक्षित क्रियाएं गणना, आकलन, अनुमान, तथ्य, निश्चित तर्क। शिक्षण लक्ष्य, कक्षा संदर्भ में शिक्षण लक्ष्य है बातचीत, कहना, सुनना, किसी के बारे में गहराई से सोचना, शब्द, वाक्य रचना, विधाएं। गणित की कक्षा में अपेक्षित क्रियाएं क्या होंगी? जोड़, घटा, अवधारणाएं, नापतोल, आकार, अंक और तार्किकता। कक्षा संदर्भ में तरीके हैं। भाषा की कक्षा में अपेक्षित क्रियाएं क्या होंगी? तरीके के लिए एक दूसरे से बातचीत, कविता, कहानी प्रस्तुत करना। गणित की कक्षा में अपेक्षित क्रियाएं क्या होंगी? ठोस वस्तुओं के साथ बार बार अभ्यास। फिर कक्षा संदर्भ में अगला है गतिविधियां और सामग्री, आईसीटी सामग्री। भाषा की कक्षा में अपेक्षित क्रियाएं चित्र, कविता, कहानी, अभिनय, शब्द, अक्षर, कार्ड, सामूहिक बोलने वाली गतिविधियां, सोचकर, लेखन, क्यूआर कोड का प्रयोग और दीक्षा पोर्टल की सामग्री। गणित के लिए कंकड़, सीखें, पत्तियां, छोटे समूह और एकल ज्यादा काम, क्यूआर कोड का प्रयोग और दीक्षा पोर्टल की सामग्री। कक्षा संदर्भ में कक्षा व्यवस्था भाषा के लिए है बड़े समूह में गोल घेरे या यू आकार, कभी कभी छोटे समूह और एकल। गणित के लिए छोटे समूह में और एकल, कभी कभार बड़े समूह में भी। शिक्षिका कक्षा संदर्भ में भाषा के लिए है स्वयं करना, भाग लेना, करके दिखाना, बच्चों पर नजर, बच्चों की ओर पीठ नहीं। गणित के लिए अलग अलग समूहों में करके दिखाना, बच्चों के साथ व्यक्तिगत मदद। संप्राप्ति स्तर में वृद्धि का माध्यम बेहतर शिक्षण योजना। किसी भी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार्य करने से पूर्व उसकी योजना किस प्रकार तैयार की गई है और उसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया है। केवल कक्षा में ही नहीं बल्कि प्रत्येक कार्य के लिए हम योजना बनाते हैं। सही योजना बनाने के बावजूद अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसका कारण है योजना का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन न हो पाना। अर्थात केवल योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सफल क्रियान्वयन भी जरूरी है, तभी वांछित परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। योजना की सफलता से आशय है कि जिस कार्य के लिए योजना बनाई जा रही है निश्चित रूप से वह कार्य किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है,
अतः एक योजना का कार्य है उद्देश्यों की 100% उपलब्धि सुनिश्चित करना। कक्षा शिक्षण में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से बच्चों का सीखना सुनिश्चित होगा, उनके उपलब्धि स्तर में भी सुधार होगा और कक्षा का हर बच्चा सीख सकेगा। एक अच्छी योजना के लिए आवश्यक है कि वह पुरानी योजना से जुड़ी हो और बच्चों के स्तर, संख्या व विषय के हिसाब से तैयार की गई हो। बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति में योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। योजनाबद्ध तरीके से शिक्षण करना प्रभावी एवं आसान हो जाता है और बच्चे आसानी से उसे ग्रहण कर लेते हैं। योजना बनाते समय लक्ष्य तय करना। योजना बनाते समय यह बहुत आवश्यक है कि वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही लक्ष्य तय किए जाएं। इसलिए लक्ष्य हमेशा ऐसे हों जो हासिल किए जा सकते हों। ध्यान रहे, लक्ष्य तय करते समय महत्वाकांक्षी होना हमें कठिनाई में डाल सकता है। यह जरूरी है कि लक्ष्यों को छोटे छोटे उद्देश्यों में बांटा जाए और फिर प्रत्येक उद्देश्य के लिए उपलब्ध समय के अनुसार योजना बनाई जाए। साप्ताहिक अथवा मासिक योजना। समय के साथ लक्ष्य तय हो तो उन्हें पाना आसान होता है। समय के साथ हासिल होने वाले लक्ष्य हमें सफलता का एहसास दिलाते हैं और कार्य के प्रति हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे शिक्षण का लक्ष्य हर बच्चे में वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति कराना। लर्निंग आउटकम के आधार पर मासिक और साप्ताहिक लक्ष्य तय कर शिक्षण योजना बना सकते हैं। सबसे पहले यह देखना होगा विषयवार कुल कितने आउटकम हैं, फिर उन आउटकम को सप्ताह एवं माह में बांटना। अब बच्चों के स्तर को देखना होगा कि कितने बच्चे लर्निंग आउटकम के सापेक्ष कहाँ हैं। इसके आधार पर बच्चों में लर्निंग आउटकम की प्रगति का मासिक या साप्ताहिक लक्ष्य तय करना होगा और तय किए लक्ष्य को पाने के लिए गतिविधियों का नियोजन करना। शिक्षण योजना। अगला है शिक्षण योजना। विषयवार पाठों के शिक्षण को लर्निंग आउटकम से जोड़ते हुए दैनिक शिक्षण योजना में बांटना होगा। शिक्षण योजना में निम्नांकित बिंदु मुख्य रूप से समाहित होंगे। पाठ को आरंभ करना। प्रस्तावना। पहले यह तय कर लें कि किस पाठ के शिक्षण के दौरान किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करेंगे। इसके बाद नीचे दिए गए बिंदुओं पर कार्य करना होगा। पढ़ाए जा रहे पाठ लर्निंग आउटकम को बच्चों के पूर्व ज्ञान तथा पूर्व अनुभव से जोड़ें। ऐसी गतिविधियां चुनें जिन्हें करने से बच्चों को पाठ के अंतर्गत दी गई अवधारणाएं स्पष्ट रूप से समझ में आएं। पाठ के आरंभ में की जाने वाली गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करें। विश्लेषण के लिए अलग से समय रखने की आवश्यकता है। इससे बच्चों में इस पाठ के बिंदु की स्पष्ट समझ बन जाएगी। प्रस्तावना के बाद अगला नंबर है पाठ का विस्तार, प्रत्यक्ष अनुभव, गतिविधियां, अभ्यास, अनुप्रयोग के अवसर। चयनित लर्निंग आउटकम को विकसित करने के लिए उपयुक्त गतिविधियों का चयन एवं प्रयोग। पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास कार्य को करना ताकि बच्चों को सीखे गए बिंदु पर अभ्यास का मौका मिले। ऐसी गतिविधियों को चुनना होगा जिनका प्रयोग सिखाए गए बिंदु के अभ्यास के लिए किया जा सके। तीसरा है आकलन। पढ़ाए गए बिंदु का अभ्यास कार्य के दौरान तथा पाठ के अंत में आकलन हो ताकि उन बच्चों को और
उन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सके जिन्हें मदद की ज़रूरत है। इसके लिए हम गतिविधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षण योजना का प्रारूप निम्नवत है। चौथा है, सीखने में पिछड़ रहे बच्चों की मदद। जल्दी सीखने वाले बच्चों को वर्ग पहेली, निबंध एवं सृजनात्मक कार्य जैसे अभ्यास कार्य दिए जाएं, जो पाठ में दिए गए अभ्यास कार्य के अलावा हों लेकिन पाठ से संबंधित हों, ताकि जब बच्चे इन कामों में लगे हुए हों तो हम उन बच्चों की मदद कर सकते हैं जिनकी अभी स्पष्ट समझ पाठ्य वस्तु पर नहीं बन पाई है। शिक्षण योजना का प्रारूप: दिनांक, कक्षा, विषय, समय। लर्निंग आउटकम और उसके बाद लिखेंगे प्रकरण, पाठ, इकाई का नाम। आवश्यक संसाधन, फिर है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं अथवा गतिविधियां। दिनांक, अनुमानित समय, आकलन के तरीके। शिक्षण के प्रारंभ में रोचक प्रस्तावना, शिक्षण के दौरान प्रत्यक्ष अनुभव, गतिविधियों, अभ्यास के अवसर। तो यहाँ ये जो दिनांक है ये गलत लिखा हुआ है, क्रम संख्या होगा और यहाँ पे प्रक्रियाएं हैं, शिक्षण प्रक्रियाएं या गतिविधियाँ। फिर अनुमानित समय, आकलन के तरीके। शिक्षण के प्रारंभ में रोचक प्रस्तावना 5 मिनट का होगा। शिक्षण के दौरान प्रत्यक्ष अनुभव, गतिविधियों, अभ्यास के अवसर, ये 20 से 25 मिनट होगा। शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकन, ये 10 मिनट का रहेगा। प्रदत्त गृह कार्य असाइनमेंट, 1 और 2 असाइनमेंट हो जाएंगे। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन, शिक्षक पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी लिखेंगे। योजना निर्माण में ध्यान देने योग्य बातें। शिक्षण योजना बनाने का यह कतई मतलब नहीं है कि एक लंबा चौड़ा दस्तावेज तैयार करना, बल्कि यह शिक्षण से पूर्व सोचने का एक तरीका है। हमारे मन में यह योजना शिक्षण प्रवाह जैसी होनी चाहिए। शिक्षण योजना के बारे में सोचते हुए हमें नीचे दी गई बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए देखते हैं। बच्चों के पूर्व अनुभव क्या हैं, उनका स्तर क्या है, आगे क्या सिखाना है अर्थात किस लर्निंग आउट पर कार्य करना है, कैसे सिखाना है अर्थात तरीका क्या होगा, समय निर्धारण अर्थात शिक्षण का अनुमानित समय, क्या सिखाना है अर्थात क्या परिणाम चाहते हैं, कितना सिखाना है, गतिविधियों के प्रकार, मौखिक लिखित सामग्री के साथ। लिखित और मौखिक गतिविधियों में आपसी सामंजस्य होना। गणित में विभिन्न समस्याओं अर्थात प्रोजेक्ट पर कार्य कराकर समझ बनाने की संभावना। प्रतिदिन भोजनावकाश के पहले तथा बाद में एक रोचक गतिविधि कराया जाना, जिससे बच्चों के आनंदपूर्वक सीखने का अवसर मिल सके। तो अब हमारा भाग 1 पूर्ण हुआ। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे भाग 2। चलिए मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।